हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरी स्टडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईपीसीसी द्वारा रिलीज एक रिपोर्ट के बारे में जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट 2021। तो अगर मैं सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो सिलेबस में इसका लिंकेज आपको मिल जाएगा यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में। आपको इसमें एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ने होते हैं, लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल, एंड क्लाइमेट चेंज इज ए ग्लोबल इशू। और क्लाइमेट चेंज तो स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में भी मैंशनड है, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। तो इसलिए हमें ये पढ़ना जरूरी हो जाती है। और आईपीसीसी की रिपोर्ट काफी ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि इस रिपोर्ट को हमें वैसे भी देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसके बारे में क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन है। बिकॉज इफ वी वांट टू सेव आवर एनवायरनमेंट इट विल रिक्वायर द एफर्ट्स ऑफ होल कम्युनिटी, राइट। आईपीसीसी की रिपोर्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जून 2020 का ही ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ सेक्टोरियल ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एज पर आईपीसीसी 2014 रिपोर्ट। आपके ऑप्शन हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शंस, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री। सो आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है इनके ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के हिसाब से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। सो अब देखते हैं कि ये रिपोर्ट हमें क्या बता रही है। तो इस रिपोर्ट को यूएन के चीफ बोल रहे हैं, दिस रिपोर्ट इज ए कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि हम खतरे के निशान पर आ चुके हैं। अब हमें हाईली अलर्ट होने की जरूरत है, हाईली प्रिपेयर होने की जरूरत है टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। ये स्टडी हमें वार्निंग दे रही है रिगार्डिंग द एक्सट्रीम हीट वेव्स, ड्राउट्स एंड फ्लडिंग, क्योंकि हमने देखा है रिसेंट समय में जो हीट वेव्स हैं वो बहुत ज्यादा हो रही हैं, ड्राउट्स पड़ रहे हैं, फ्लडिंग्स हो रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ओवर ए डेकेड जो राइजिंग टेम्परेचर है वो लगातार हो ही रहा है, जो टेम्परेचर है लगातार राइज हो रहा है, जिसकी वजह से हमें हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं, ड्राउट्स देखने को मिल रहे हैं। साइंटिस्ट बताते हैं कि इस कैटास्ट्रोफी को हम रोक सकते हैं अगर हम इमीडिएट बेसिस के ऊपर एक्ट करते हैं। अगर पूरी दुनिया एक साथ इमीडिएटली एक्ट करेगी और फास्ट एक्ट करेगी तभी हम क्लाइमेट चेंज के साथ फाइट कर पाएंगे। ये बताते हैं कि हमारे पास एक ही होप है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनमें उनके जो एमिशंस हैं अगर इनमें डीप कट्स होते हैं तभी हम स्टेबलाइज कर पाएंगे राइजिंग टेम्परेचर्स को। तो जो भी टेम्परेचर राइज हो रहा है अगर उसको हमें स्टेबलाइज करना है तो जो भी ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशंस हैं उनमें डीप कट्स हमें करने होंगे। और साइंटिस्ट की जो ये फाइंडिंग्स है इनको रिपोर्ट करते हुए यूएन सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं कि इफ वी कंबाइन फोर्सेस नाउ वी कैन अवॉइड क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी। अगर हम इमीडिएट बेसिस के ऊपर एक्ट करते हैं और जो भी इतनी भी हमारी फोर्सेस हैं अगर पूरी दुनिया एक साथ एक्ट करेगी, एक साथ काम करेगी, तभी हम इस क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी को रोक सकते हैं। और ये बात ये रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर कर देती है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, हम डिले बिल्कुल नहीं कर सकते, हमारे पास बहाने बनाने के लिए कोई यहाँ पर वजह नहीं है। देयर आर नो रूम्स फॉर एक्सक्यूजेज एंड ही इज सेइंग आई काउंट ऑन गवर्नमेंट लीडर्स and all stakeholders to ensure COP26 is a success। तो COP26 जो होने वाली है नवंबर 2021 में ग्लासगो यूके में, स्कॉटलैंड में ये होने वाली है। तो ये बता रहे हैं कि COP26 में हमें बात करनी होगी क्लाइमेट चेंज की और इसके बारे में पूरी पॉलिसीज और भी बनानी होंगी एंड आई एम श्योर दिस शुड बी अ ह्यूज सक्सेस। तो ये बोल रहे हैं कि ये सक्सेस होनी चाहिए COP26, तभी हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से फाइट कर पाएंगे। सो आईपीसीसी ने ये जो अपनी रिपोर्ट है इसको अभी रिलीज किया है। ये फर्स्ट पार्ट है इनकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट का। 5 असेसमेंट रिपोर्ट्स ये अभी तक रिलीज कर चुके हैं। ये वाली 6th असेसमेंट रिपोर्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हो गया है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। और जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं ये 2022 तक ये रिलीज करेंगे। सो रिपोर्ट यहाँ पर बोल रही है कि जो भी हमारा टारगेट है कि जो राइज इन टेम्परेचर है उसे हम लिमिट करना चाहते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस तक एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल इरा। ये तभी पॉसिबल है अगर 2050 तक हम नेट जीरो एमिशंस के टारगेट को पूरा करेंगे। नेट जीरो का बेसिकली मतलब है कि जितने भी हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में अपने एफर्ट से, ग्रीन टेक्नोलॉजी लगा करके, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगा करके, फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज़ करके, उससे ज़्यादा हम जो CO2 है उसका सिक्वेस्ट्रेशन अगर कर लें तो वो हो जाएगा नेट जीरो। तो सी लेवल राइज भी हम देखें तो ट्रिपल ये हो चुका है। और जो आर्कटिक सी है वो पिछले 1000 सालों में उसमें जो आइस है वो सबसे कम देखी गई है। तो बहुत सारी कंट्रीज ने, मोर देन 100 कंट्रीज ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि वो नेट जीरो एमिशंस को अचीव करेंगे बाय 2050। इसमें मेजर एमिटर्स जैसे कि USA, चाइना और यूरोपियन यूनियन शामिल है।
इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, सो इंडिया ने अभी तक नेट जीरो एमिशंस के टारगेट्स को अनाउंस नहीं किया है, और इंडिया ने ये आर्ग्यू भी किया है कि ये बहुत सारी ऑलरेडी ये चीज़ें कर रहे हैं, जितना इन्हें करना चाहिए उससे ज़्यादा कर रहे हैं। सो इंडिया का मानना है कि जितना हमें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए करना चाहिए, हम अपने एफर्ट्स उससे ज़्यादा कर रहे हैं एज ए डेवलपिंग कंट्री। जो भी हमारे इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड टारगेट्स हैं, जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में कहे थे कि हम करेंगे, उनकी लाइंस पर हैं हम कि हम 2030 से पहले उनको अचीव करेंगे। क्योंकि देखिए, इंडिया की भी कुछ मजबूरियां हैं, बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम देखें तो अभी कोविड में भी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट राइज हुआ। तो इतना आसान नहीं है इंडिया के लिए कि इंडिया सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ बंद कर दे और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर आ जाए और नेट ज़ीरो को अचीव कर ले। तो इसलिए इंडिया की भी बहुत सारी मजबूरियां हैं, इसलिए अभी तक हमने नेट ज़ीरो एमिशंस को अनाउंस नहीं किया है। एंड इंडिया का मानना है कि हम ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे हम एनवायरनमेंट को बचा सकें। और देखते हैं हम यहाँ पर कि ये रिपोर्ट हमें क्या क्या बता रही है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें राइज इन टेम्परेचर की, जो ये डेकेड अभी हुआ है 2011 से 2020 तक, इस डेकेड को अगर हम कंपेयर करें 1850 से 1900 के बीच में, तो उसके कंपैरिजन में जो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है वो 1.09 डिग्री सेल्सियस से राइज हो चुका है। सो वी आर वेरी क्लोज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो यहाँ पर बताया गया कि सिंस 1850 अगर हम बात करें, सो लास्ट 5 ईयर्स जो हैं वो हॉटेस्ट रहे हैं, ये रिकॉर्ड है। जो सी लेवल राइज है ये ट्रिपल हो चुका है। अगर हम उसे कंपेयर करते हैं 1901 से 1971 के टाइम पीरियड से अगर हम कंपेयर करें, तो सी लेवल राइज जो है वो ट्रिपल हो चुका है। सी लेवल राइज होने का सबसे बड़ा नुकसान होता है कोस्टल एरियाज को, जो आइलैंड नेशंस हैं, कोस्ट के ऊपर जो कंट्रीज लोकेटेड है, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ से दिक्कत होती है, क्योंकि सी लेवल राइज होगा सो फ्लडिंग होगी, ठीक है। तो जो अगर ज़मीन जो है वो सी में जाती रहेगी तो उनकी बहुत सारी लैंड वहाँ से चली जाती है और बहुत सारे लोगों को वहाँ से शिफ्ट भी करना पड़ता है। और यहाँ पर बताया गया कि जो भी हमारे ग्लेशियर्स हैं ये पिघल रहे हैं। आर्कटिक सी आइस जो डिक्रीज लगातार हो रही है, उसका जो मेन ड्राइवर है, मेन रीज़न है, वो है ह्यूमन जो इन्फ्लुएंस है, जो भी हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज़ रीज़न ऑफ 90% ऑफ डिक्रीज इन द आर्कटिक सी आइस एंड ग्लेशियर मेल्टिंग। ये भी यहाँ पर बताया गया कि जो हॉट एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, हॉट जो हीट वेव्स हैं, वो लगातार हो रही हैं और फ्रीक्वेंट हो गई हैं रिसेंट टाइम्स में। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं 1950s के टाइम पीरियड से, तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं। अगर हम उन्हें कंपेयर करें कोल्ड वेव से, तो कोल्ड वेव उतनी नहीं है। जो कोल्ड वेव्स हैं वो लेस फ्रीक्वेंट्स हो रही हैं, लेस सीवियर हो रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें हीट वेव्स की, तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रही हैं और सीवियर भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये बताया गया कि इस रिपोर्ट में कि जो ओशन है वो लगातार वार्म होते रहेंगे, लगातार गर्म होते रहेंगे और एसिडिक भी होते रहेंगे। अगर हमें इन्हें इमीडिएट बेसिस के ऊपर स्टेप्स नहीं लिए एमिशंस को कट करने के, तो लगातार हमारे ओशंस वार्म होते जाएंगे, एसिडिक होते जाएंगे, और जो माउंटेन्स और पोलर ग्लेशियर हैं वो कंटिन्यू मेल्ट होते रहेंगे फॉर डेकेड्स और सेंचुरीज, ठीक है। तो जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसमें एक ग्लोबल एम रखा गया था कि जो भी ग्लोबल टेम्परेचर है जिसमें जो राइज हो रहा है, तो एवरेज राइज इन टेम्परेचर जो है वो प्री इंडस्ट्रियल इरा के कंपैरिजन में 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, और कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री तक हम उसे रखें। लेकिन ये रिपोर्ट बता रही है कि अंडर ऑल एमिशन सिनेरियोज हम इन दोनों ही टारगेट्स को ब्रेक कर देंगे, हम इन दोनों ही टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। उसको करने का एक ही तरीका है कि जो कार्बन एमिशंस हैं उनमें डीप कट्स हमें करने पड़ेंगे। अगर डीप कट्स हम कार्बन एमिशंस में नहीं करते हैं तो इन दोनों ही टारगेट्स को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस रिपोर्ट्स के ऑथर्स ये बिलीव कर रहे हैं कि 2040 तक ही हम 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में राइज देखेंगे एज कम्पेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल इरा। और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स हमें जो एमिशंस हैं उनको स्लैश करना पड़ेगा, डीप कट्स एमिशंस में करने पड़ेंगे और बहुत जल्दी करने पड़ेंगे इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज को जो है वो रोकना चाहते हैं। नहीं तो उससे पहले भी हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज दिख सकता है। बेस्ट एस्टिमेट जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि इन द मिडल ऑफ 2034 हमें ये जो टेम्परेचर राइज है 1.5 का एज कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल इरा ये दिख जाएगा। सो दिस इज अ ह्यूज कंसर्न फॉर द होल ह्यूमैनिटी। तो इस रिपोर्ट में इंडियन ओशन की वार्मिंग के बारे में भी बताया गया। तो आईपीसीसी की जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है जिसका टाइटल है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस, इसने कंफर्म किया जो कि जो इंडियन ओशंस है ये लगातार वार्म हो रहा है। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं दूसरे ओशन से, तो उनके दूसरे ओशंस के कंपैरिजन में इंडियन ओशन की जो वार्मिंग है वो ज़्यादा है। अब इंडियन ओशन के वार्मिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? इंडिया को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनको भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि अगर इंडियन ओशन
ओशियन वार्म होगा तो उससे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उन वो और ज़्यादा सीवियर हो जाएंगे, और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, और जब भी साइक्लोन्स आते हैं और बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। आपने भी न्यूज़ में देखा होगा रिसेंटली बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो ओशियंस हैं वो वार्म हो रहे हैं। तो जो इंडियन ओशन की वार्मिंग है, इससे होगा क्या, इससे सी लेवल राइज होगा, जो साइक्लोन्स हैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, सीवियर हो जाएंगे, और उससे होगा क्या, जो लो लेवल एरियाज़ हैं कोस्टल रीजन्स में, उनमें जो फ्लडिंग है उसकी समस्या हमें देखने को मिलेगी। तो ये रिपोर्ट हमें बताती है कि अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज को अगर रोक भी लेते हैं प्री इंडस्ट्रियल इरा के कंपैरिजन में, तो फिर भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम इस लेवल पर आ चुके हैं जहां पर हमने बहुत ज़्यादा डैमेज एनवायरनमेंट को कर दिया है। तो अगर हम इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट भी कर लेते हैं, फिर भी हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो दिखते ही रहेंगे। सो रिपोर्ट ये वार्निंग देती है कि इमीडिएट स्टेप्स हमें यहाँ पर लेने होंगे, डीप एमिशंस कट्स करने होंगे और डीकार्बोनाइजेशन करनी पड़ेंगी अगर हम अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं और क्लाइमेट चेंज से फाइट करना चाहते हैं। नहीं तो राइज इन टेम्परेचर लगातार होता रहेगा और उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं ग्लोबली हमें देखने को मिलेंगी। सो इस रिपोर्ट को आईपीसीसी ने रिलीज किया है, इसलिए आईपीसीसी के बारे में जानना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आईपीसीसी को एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में बाय द वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जिसका काम है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको प्रोवाइड करना, और इसका जो भी क्लाइमेट चेंज का जो भी नेचुरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंपैक्ट्स है, जो भी इससे रिलेटेड रिस्क है, उसको ये प्रेजेंट करते हैं, मेजर करते हैं, और उस रिस्क के साथ हम किस तरह से डील कर सकते हैं, किस तरह से क्लाइमेट चेंज को फाइट कर सकते हैं, उसके बारे में क्या पॉसिबल एक्शंस हमें लेने चाहिए, वो भी आईपीसीसी बताता है। सो आईपीसीसी एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अथॉरिटी है क्लाइमेट चेंज के बारे में, एक वेल रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो इनका वर्क है, उसे लीडिंग क्लाइमेट साइंटिस्ट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। सो काफ़ी इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन फाइटिंग द क्लाइमेट चेंज। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम बात करें, सो क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए आईपीसीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, BCDA। यहाँ पर हमें ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के सोर्सेज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था। सबसे पहले आएगा बिल्डिंग्स जो कंट्रीब्यूट करती है 6%, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन 14%, उसके बाद इंडस्ट्री आएगा 21%, और सबसे हाईएस्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन विच इज 25%। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सो आप देख रहे हैं सबसे हाईएस्ट यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन। तो ये इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से होते हैं कार्बन एमिशंस। इसलिए आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में भी यही बताया गया कि नेट जीरो एमिशन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए। सो अब है आपके लिए एक कंसेप्ट चेक क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड मार्क द करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, द कॉज ऑफ करंट क्लाइमेट चेंज इज लार्जली ह्यूमन एक्टिविटी लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक नेचुरल गैस, ऑयल एंड कोल। एंड स्टेटमेंट 2 इज सेइंग पीपल लिविंग इन द स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड अदर कोस्टल रीजन्स, मेगा सिटीज एंड माउंटेनियस एंड पोलर रीजन्स आर लेस वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। तो आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत हैं, या दोनों में से कोई एक सही है। इसका आंसर आप करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। सो दिस इज़ अवर मदर अर्थ, और हम अर्थ से बहुत सारे रिसोर्सेज लेते हैं, फ्री में लेते हैं। सो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अर्थ को यहाँ पर बचाएं, और अपनी तरफ से जो भी हमारे स्मॉल एफर्ट्स हो सकते हैं हमें लेने चाहिए टू सेव आवर अर्थ। सो ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।